जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ और मस्त होइएगा। तो दोस्त मैं बताने वाला हूं आज आपको क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 उसको शानदार तरीके से इस कदर से बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट दिमाग में ढुक जाएगा दोस्तों। तो शानदार तरीके से हम बताएंगे। और हाँ, मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के कोई लेट नहीं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाना स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से एक छोटे से क्वेट्स के साथ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं छोटे सा क्वेट्स है क्या दोस्त। यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है उस बात को समझिएगा। हमने लिखा है कि सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। बात सही है दोस्तों कि सपना आप देख रहे हैं कि नहीं, हमको टॉप करना है। यदि आपको हमें टॉप करना है तो आपको जो है मुश्किलें हजार आएंगे, दिक्कतें हजार आएंगे, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मतलब दोस्त, अगर आपको मंजिल पाना है तो मुश्किलें दिक्कतें हजार आएगा, लेकिन वो कामयाबी आपको शोर मचाएगा जरूर जब वो बड़ा सा खूबसूरत होगा। और वो कामयाबी क्या मचाएगा? शोर मचाएगा। तो दोस्त इसी लगन और मेहनत के साथ आप पढ़ते रहिए, मन लगाकर। शानदार तरीके से आपका मेहनत जरूर काम आएगा दोस्त, ठीक है। तो और हाँ, इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा और शानदार तरीके से अपनी जो मंजिल को, जो सोच रहे हैं अपनी मंजिल को पूरा जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है प्रश्नावली। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए दूरी सूत्र, इससे पहले वाले फार्मूला में हमने जितने भी दूरी सूत्र था, मूल बिंदु फार्मूला, ये बता दिया था। आज हम बताते हैं दूरी सूत्र और मूल बिंदु के अलावा भी इस चैप्टर यानी प्रश्नावली 7.2 में आपको क्या जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं वो फार्मूला है क्या। आपको इसके अलावा दो फार्मूला इस चैप्टर में, दो ही फार्मूला और बाकी काम खत्म हो जाएगा। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। यहाँ पर हम लिख देते हैं। एक आपको क्या लिया याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र है। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। कौन सा सूत्र? तो सूत्र है यहाँ पर अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। तो अंतः विभाजन सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या होता है अंतः विभाजन सूत्र, हम अभी आपको बता दें दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि हम बताते हैं विभाजन सूत्र, कहने का मतलब है ये होता है mx2 + nx1 बट्टा m + n, ओके, कॉमा my2 + ny1 बट्टा m + n। यानी ये होता है हमारा विभाजन सूत्र, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी फार्मूला की सहायता से हम बहुत सारे इसमें के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक आपको याद रखना पड़ेगा और एक मध्य बिंदु। ये फार्मूला के जस्ट अभी हम उपयोग करेंगे, डजंट मैटर। ये फार्मूला जब ही उपयोग में आएगा आप समझ जाइएगा इस फार्मूला को। फिलहाल mx2 + nx1 बटा m + n, कॉमा my2 + ny1 बटा m + n, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक है मध्य बिंदु भी, ये भी क्या है? सूत्र है मध्य बिंदु इस चैप्टर के लिए, ठीक है। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जो बराबर फार्मूला होता है दोस्त, वो होता है x1 + x2 बटा 2, कॉमा y1 + y2 बटा 2। ये जो है आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला, ये दो फार्मूला को आप जरूर याद रखेंगे। इस दो फार्मूला को अभी से हम इस दो फार्मूला के उपयोग से सारा चैप्टर हम तमाम कर देने वाले हैं। कहीं कहीं जो है एका दुक्का क्वेश्चंस में दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो अंतः विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु तो लगेगा ही लगेगा, और साथ साथ आप दूरी सूत्र भी कहीं कहीं हम लगेगा। तो ये दूरी सूत्र इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। 7.1 को जरूर देखिएगा, हम इससे पहले वाले लेक्चर में शानदार तरीके से बताया है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, और इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस दोनों फार्मूला को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को आप पढ़िए, इसको इरेज करते हैं। अपने कॉपी में जो इस फार्मूला को उतार लो, ठीक है। अपने जो कॉपी में इस फार्मूला को उतार लीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चंस को आप पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चंस क्या है आपके सामने दोस्त, यहाँ पर देखिएगा। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कहा, क्वेश्चंस आपके सामने है और
यहाँ पर क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं का अगर कोई बिंदु नाम है तो उसका मतलब एक गो बिंदु, अगर बिंदुओं कह दिया इसका मतलब एक से अधिक बिंदु। ठीक है, बिंदुओं कितना कितना, एक बिंदु है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड। चलिए इसको हल कीजिए। जब भी रेखाखंड की बात किया यहाँ पर हम इतना पढ़ लिए ना, मिलाने वाली रेखाखंड, जब यहाँ पर आप हल लिखिए, क्या कीजिए यहाँ पर दोस्त, आप कहिएगा यहाँ पर हल लिखिए, हल और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर हमने हल लिख दिया, बनाना स्टार्ट करना है, लेकिन एक रेखाखंड की बात कहा है। ये क्या बात किया है, तो एक रेखाखंड का, मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड की बात कहा है। तो हम एक रेखाखंड को ले लेते हैं, हम रेखाखंड को लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम रेखाखंड को अगर ले लेते हैं यहाँ से, चलिए एक रेखाखंड को ले लेते हैं। यह आपके सामने एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा ले लिए। ठीक, अब चलिए एक रेखा ले लिए तो इस वाले बिंदु को मानना पड़ेगा। इस वाले बिंदु को ए मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को बी मान लेते हैं, ए और बी मान लिए। ओके, जिसमें है आपके पास को मिलाने वाले, मतलब किसको किसको मिला रहा है, ए और बी, ये दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड। बिंदु क्या क्या दिया है, -1,7, तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा -1,7। ओके, और यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा 4,-3, 4,-3 को मिलाने वाले, मतलब इसको और इसको को मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब एक रेखाखंड, इस दोनों बिंदु को मिला दिया। मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें पता नहीं कि कौन से बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए कि पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड, मिला दिए, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब बिंदु पी जो है, ये बीच में जो बिंदु पी होगा, यहाँ पर बीच में बिंदु पी होगा, ये पी जो है, P इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिएगा दोस्त, आप समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अनुपात आया, ये क्या चीज़ का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा m का वैल्यू और ये हो जाएगा n का वैल्यू। 2 हो जाएगा, पहले m होता है बाद में n होता है, तो 2 हो जाएगा m का वैल्यू और 3 हो जाएगा n का वैल्यू। मतलब 2:3 कहने का मतलब है कि m का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये m/n होता है यहाँ पर, डजेंट मैटर। अब देखिए आपको क्या सोचना है, आपको क्या सोचना है। यहाँ पर देखिए 2 बिंदु है, कितने बिंदु है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदु है। तो आपको पता है जब भी अगर m और n मिल गया और विभाजन सूत्र रेशियो आ गया और विभाजित कर रहा है, अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब विभाजन सूत्र लगेगा। यहाँ लास्ट में पढ़ लीजिएगा, 2 अनुपात वाला सिस्टम आएगा, विभाजन करने वाला, आप समझ जाइएगा विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा दोस्त, तब विभाजन सूत्र लगेगा। आप यहाँ से तक क्लियर हो गया। तब विभाजन सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया, विभाजन सूत्र बताया ना। अच्छा, विभाजन सूत्र से हमें कौन सा बिंदु निकालना है, पी बिंदु। तब पी बराबर आप लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, m प्लस n। तो ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया। क्या है, यही है विभाजन सूत्र आपका। ये क्या हो गया दोस्त, तो आप कहिएगा ये है विभाजन सूत्र। चलिए इसका मान डालिए, काम रहे 35। हमें पी निर्देशांक निकालना है, उस बिंदु के निर्देशांक मतलब पी का बीच वाले बिंदु निकाल देना है, बात खत्म। तो आप क्या कहिएगा यहाँ पर, चलिए m का वैल्यू आपको पता है 2 है। ओके, 2 है, गुण, यहाँ कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब गुना होगा। और x2 का वैल्यू कितना है, कहेंगे दोस्त, यहाँ पर देख लीजिए, आप समझ लीजिए कुछ बात को, समझेंगे कुछ बातों को। तो यहाँ पर होगा x1, यहाँ पर होगा y1 और यहाँ पर होगा x2 और यहाँ पर होगा y2। ठीक है, ये x1 y1
x2 y2, समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे 2 गुने x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है 4, कितना है x2 की जगह पर 4, और प्लस n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 लिखिए, गुने x1 का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1, और बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n, कहने का मतलब है m के जगह पर कितना रखिएगा 2, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और n की जगह पर कितना रखिएगा 3, n की जगह पर कितना रखिएगा 3, सिंपल सी मतलब है, कॉमा, और m की जगह पर कितना रखिएगा 2, गुने y2 के जगह पर कितना रखिएगा -3, और प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो n के जगह पर हो जाएगा 3, ओके, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, ओके। चलिए, और बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n, मतलब m का वैल्यू यहाँ पर 2 है और प्लस n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है, ओके। ये हो गया कंपैरेटिव। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप बनाते हुए चलिए आगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बनाइए। तो 4 दूना हो जाएगा 8, और प्लस से माइनस में गुना करेंगे -3 इकाई 3, और बटा 3 दो कितना हो जाएगा 5, 2 3 मिलकर 5, कॉमा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस, कितना 2 तिहाई 6, और प्लस कितना हो जाएगा 7 3 21, और बटा कितना हो जाएगा 3 2 5, ओके, 3 2 5। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक से, हो जाएगा 8 में से 3 घटाइए तो 5, और बटा कितना हो जाएगा 5, कॉमा 6, 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, तो 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा, प्लस माइनस घटता ही है, और बटा कितना हो जाएगा 5, तो काटिए, इसको काटेंगे तो कहेंगे 5 तिहाई हो जाएगा 15, और यहाँ पर 5 से 5 एक मरतबे कट जाएगा, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से आ गया दोस्त, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, तो यहाँ से आ गया 1,3, 1 कॉमा कितना आ गया 3, तो आप कह देंगे P निर्देशांक निकालना था, क्या निकालना था दोस्त, तो आप कहेंगे P निर्देशांक निकालना था, तो लिख देंगे अतः P का तो वैल्यू है ये लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः P निर्देशांक, हम निर्देशांक ऐसे लिख देंगे ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा निर्देशांक है। अगर हम ऐसे देखिए, ये डबल का मतलब होता है, अगर डबल ऐसे खींच दे इसका मतलब बराबर, और ट्रिपल ऐसे खींच दे तो इसका मतलब होता है निर्देशांक या नियामक। तो वही हो गया P निर्देशांक या नियामक, कितना हो गया, कहेंगे P का वैल्यू आया है 1,3, कितना आया है दोस्त, तो आप कहिएगा 1 है और कॉमा कितना है 3, यही है आपका आंसर, बात रहे खत्म, ओके। तो पहला क्वेश्चन बन गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन रहा आपके सामने यहाँ पर, बिंदुओं 4 कॉमा, बिंदुओं कहने का मतलब एगो बिंदु ना, 2 गो बिंदु, बिंदुओं 4 कॉमा -1 और -2 कॉमा -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड, मतलब 2 गो बिंदु है उसको जोड़ने वाली रेखाखंड की बात का है। तो इसको आप यहाँ पर हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे जोड़ने वाला रेखाखंड की बात कह दिया है दोस्त, तो यहाँ पर एक रेखाखंड को लेना पड़ेगा। चलिए, एक रेखाखंड को यहाँ पर हम ले लेते हैं, ओके, एक रेखाखंड को यहाँ पर ले लेते हैं। तो ले लिया, यहाँ पर हमने एक रेखाखंड को ले लिया। चलिए, एक रेखाखंड को यहाँ पर ले लिया, एक रेखाखंड को ले लिया, और किसको किसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। बिंदु मतलब 2 गो बिंदु को जोड़ना है। तो एक बिंदु यहाँ पर रहेगा और एक बिंदु कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो कहेंगे ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। A और B अपना से मान लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना से मान लिए। तो कहेंगे A निर्देशांक कितना है, तो A निर्देशांक है 4, -1, सिंपल सी मतलब है। और B निर्देशांक कितना है, -2, -3, ठीक है, -2, -3 को जोड़ने वाली, तो रेखाखंड को जोड़ दिया, सिंपल सी मतलब है। को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाग कहने का मतलब है समान 3 भागों में। अब इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, आराम से बांट देंगे। मान लीजिए 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक यहाँ पर लिखते हैं और एक यहाँ, देख सकते हैं 3 भागों में बट गया है। कहेंगे हाँ बिल्कुल बट गया है। कहेंगे 1 भाग इतना है और 1 भाग इतना है, 1 भाग इतना है। तो कहेंगे 3 भाग हो गया, 1 2 3। मतलब ये रेखाखंड को कितने भागों में तोड़ दिया हम, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया है, 3 भागों में। तो यहाँ पर आपको कितने भागों में तोड़ दिया, 3 भागों में तोड़ दिए। सिंपल सी मतलब है 3 भागों में तोड़ दिए। अगर जैसे हम 3 भागों में तोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, हम जैसे अगर हम 3 भागों में तोड़ दिया दोस्त,
कितने भागों में तोड़ दिए? हम 3 भागों में तोड़ दिए। तो आप एक इस टाइप का समत्रिभाग वाला जैसे आएगा ना कि समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये जो समत्रिभाग बिंदु है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, समान 3 भागों में बांट दिए। रेखा समान प्रकार से 3 भागों में बट गया, इतना भाग इतना भाग इतना भाग, क्या भाग? 3 भाग हो गया। तो कहेंगे दोस्त 2 गो बिंदु मिला एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कितने बिंदु मिला? 2 बिंदु। तो कहेंगे एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु को मान लेते हैं P, एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु को मान लेते हैं Q। तब P और Q, मतलब P और Q को क्या करना है? हमें निर्देशांक निकालना है। भाई कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आपको हम कहते हैं कि इतना और इतना और इतना सब समान होगा, सब क्या होगा? समान होगा। अगर हम इसको A और P मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुत्ता मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुत्ता मानना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या मानना पड़ेगा? कुत्ता मानना पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है? आपस में दोस्त समान है। सब क्या है आपस में? जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, सब क्या है? समान है। तो मान लीजिए कि ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। 1 यूनिट कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई। अपना से माने हैं, क्या किए हैं दोस्त? अपना से माने हैं। सिंपल सी मतलब है क्या? अपना से माने हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप तो समझ गए, सब 1 इकाई है, 1 यूनिट है। क्या कितने यूनिट है? 1 यूनिट है। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ से P निर्देशांक क्या हो जाएगा? मतलब P के जगह पर ये P जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? विभाजित तो करेगा अनुपात में, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे यहाँ से कहेंगे दोस्त, ये जो P है, P से इधर देखेंगे तब P से इधर कितना यूनिट है? P से इधर देखिएगा तो 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट माना है, तब P से इधर है 1 यूनिट, तो 1 अनुपात। और P से इधर सारा का सारा कितने यूनिट है? P से इधर देखिए तो कितने यूनिट है? 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ, 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। ओके, 2 यूनिट हो जाएगा। चलिए अब हम Q के लिए निकालेंगे अनुपात, Q के लिए। तो Q के लिए क्या हो जाएगा? Q से इधर देखिए क्या यूनिट है? Q से इधर तो 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, तो 2 यूनिट हो गया। तो Q से इधर देखेंगे तो 2 यूनिट अनुपात, और Q से इधर देखेंगे कितने यूनिट? 1 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा दोस्त? तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? ओके, ये हो जाएगा 1। तो ये मतलब अनुपात भी निकल गया। जैसे ही अनुपात निकल गया तो अब यहाँ पर P नियामक निकाल दीजिए, Q नियामक निकाल दीजिए, बात खत्म। तो चलिए आगे यदि हम P नियामक के लिए निकालते हैं तो P नियामक के लिए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? जब भी रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, समझ जाइएगा विभाजन सूत्र से बनाना है। तब विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ओके, m प्लस n। चलिए इस फार्मूला के माध्यम से हम बताते हैं और बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान से समझिएगा। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू P के लिए चल रहा है, तो P के जगह पर m का पहले m होता है फिर n होता है, तो m के जगह पर 1 हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर है, इधर करेंगे तो पहले x होता है फिर y, इधर भी देखेंगे पहले x बाद में y, तो यहाँ पर हो जाएगा x1, पहले x1 बाद में x2। तो कहेंगे x1 का वैल्यू यहाँ पर 4 है, लेकिन x2 का वैल्यू कितना है? -2। तो x2 के जगह पर रखेंगे -2, प्लस तो प्लस, n के जगह पर कितना होगा? P के लिए चल रहा है, तो P में देखेंगे n के m है, n है, n का वैल्यू कितना है? 2 है, और गुने x1 का वैल्यू कितना है? तो x1 पहले x1 बाद में x2, तो x1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 4 है, तो लिखिए 4। ओके, और बटा में हो जाएगा m प्लस n। m का वैल्यू P के लिए देखेंगे, P के लिए चल रहा है, तो m का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 2 हो गया। सिंपल सी मतलब, पहले m बाद में n होता है, सिंपल सी मतलब है, कॉमा my, फिर m का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, P के लिए चले तो m का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। तो रखिए -3 और प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब -1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1, और बटा में कितना हो जाएगा? m प्लस n, बटा में कितना हो जाएगा? m प्लस n। तो m मतलब P के लिए चल रहा है, तो m का वैल्यू ये है, n का वैल्यू ये है, मतलब 1 + 2 कितना हो जाएगा? m के जगह पर 1 और प्लस n के जगह पर कितना हो जाएगा? n के जगह पर यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए तो चलिए इस माध्यम से बताइए,
और इस माध्यम से बनाइएगा तो यहाँ पर हो क्या जाएगा दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपके पास -2 से 1 में गुना कीजिएगा -2 और प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना मिलकर 8 हो जाएगा, बटा में 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा और यहाँ पर -3 से 1 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, बटा में 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। ओके, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहिएगा 2 और 1 मिलकर यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, अब 2 और 1 मिलकर हो जाएगा आपके पास 3, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ से -8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, प्लस है तो प्लस ही होगा, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 और बटा में हो जाएगा 3, कॉमा और -3 और -2 मिलकर हो जाएगा -5, बटा में कितना हो जाएगा 3, काट दीजिए, 3 दूना कितना, 3 दूना के 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2, -5 बटा 3। तो अभी यहाँ पर पी नियामक निकला है, कितना नियामक निकला है, पी नियामक, लेकिन आपको तो सिर्फ पी नियामक नहीं निकालना है, आपको क्यू निर्देशांक भी निकालना है। क्या निकालना है, क्यू निर्देशांक, तो आपको क्यू निर्देशांक निकालना है, क्या निकालना है, क्यू निर्देशांक, तो इधर निकाल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको क्यू निर्देशांक निकालना है तो इधर निकाल लिया, पी तो निकल गया, पी निर्देशांक, अब आपको निकालना है क्यू निर्देशांक, तो चलिए क्यू बराबर निकालिएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही होगा mx2 + nx1, तो कहेंगे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, चलिए फार्मूला यही रहेगा। लेकिन अब चल रहे हैं क्यू के लिए, किसके लिए चल रहे हैं, क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है दोस्त, तो फार्मूला x1 x2 y1 y2 सेम ही रहेगा, लेकिन बदल जाएगा अनुपात, m और n का वैल्यू बदल जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे q के लिए चल रहे हैं, तो q में देखेंगे m का वैल्यू कितना है, q में m का वैल्यू है, पहले m होता है बाद में n, तो m का वैल्यू है यहाँ पर पहले m बाद में n, तो m का वैल्यू है 2, लिखिए 2 गुने x2 का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर पहले x1 बाद में x2, तो x2 का वैल्यू कितना है, पहले x होता है फिर y होता है, अगर x1 x2 की बात करेंगे तो पहले x1 यहाँ x2 यहाँ, तो x2 का वैल्यू -2 और प्लस हो जाएगा यहाँ से n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n q के लिए चल रहा है, तो q की जगह पर यहाँ पहले m बाद में n, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, गुने x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 और बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n, तो m का वैल्यू कितना है, q के लिए m का वैल्यू यहाँ पर 2 है प्लस और n का वैल्यू यहाँ पर 1 है, कॉमा, तो कॉमा m का वैल्यू फिर से देखिए, तो m का वैल्यू q के लिए चल रहा है, तो q में देखेंगे तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 और गुने y2 का वैल्यू कितना है, तो ये है y1, ये है यहाँ पर देखिए पहले x होता है बाद में y, यहाँ पर भी पहले x होता है बाद में y, तो यहाँ पर होगा y1, यहाँ पर होगा y2, तो बताइए ये y1 है तो y2 कौन होगा, -3, तो यहाँ पर रखिए y2 का वैल्यू हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा आपके पास ny1, तो n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू q में देखेंगे पहले m बाद में n का वैल्यू 1, तो 1 गुने y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू -1 है, तो रखिए यहाँ पर -1 और बटा कितना हो जाएगा m प्लस n, मतलब m का वैल्यू 2, q के लिए चले तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 2 + 1, m के जगह पर 2 n के जगह पर 1, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब इतना हो गया तब आप क्या कीजिएगा, बनाइए आगे बढ़ाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तब यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस से माइनस में गुना कीजिए, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 4 इकाई 4 और बटा कितना हो जाएगा 2 और 1 मिलकर 3 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हो जाएगा -2 तिहाई कितना 6 और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस से माइनस में गुना कीजिए, -1 इकाई 1 और बटा कितना हो जाएगा 2 और 1 3, ओके 2 और 1 3, तो यहाँ से हो जाएगा -4 और +4, तो देखिए माइनस प्लस तो कट गया, माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया, कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, सिंपल सी मतलब जब कट गया माइनस प्लस तो 0, तो 0 ऊपर 0 और नीचे 3, 0 से किसी मतलब 0 ऊपर 0 है और 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 होगा, सिंपल सी मतलब है, कॉमा क्या हो जाएगा -6 और -1 मिलकर हो जाएगा -7, माइनस में जुटवे करता है और बटा में कितना हो जाएगा 3,
तो ये हो गया आपके पास। तो लिखेंगे कौन कौन निर्देशांक आया है, तो 2 निर्देशांक यानी पी का निर्देशांक निकल गया, क्यू का निर्देशांक, वही तो समतीसरी भाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा। तो कहेंगे अतः पी और क्यू का जो वैल्यू आया वो लिख देंगे। अतः आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, अतः आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा दोस्त, अतः यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, अतः पी, अतः बिंदु आप लिख सकते हैं, बिंदु या पी नियामक भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, नियामक भी लिख दीजिए, नियामक। अतः पी नियामक या निर्देशांक, इसको हम क्या बोलते हैं, नियामक या निर्देशांक, पी नियामक। तो पहला जो बिंदु है क्या आया, 2 -5/3, 5/3 कॉमा, क्यू नियामक कितना आया है, तो क्यू का वैल्यू हमने लाया 0, -7/7, 0, -7 और बटा कितना आया है 3। यही जो है आपका आंसर है, बात रहे ख़त्म। ठीक है, इसको आप बॉक्स में भी घेर सकते हैं, इसको आप बॉक्स में भी घेर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बनकर हो गया ये रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, आप भी बना लीजिएगा इसको शानदार तरीके से। तो क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। चूना समझ रहे, चूना उजला जो होता है चूना, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के परस्पर, यहाँ A है यहाँ D है, तो AD के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर 1 मीटर 1 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब पूरे जो है 1 मीटर की दूरी पर गमला रखा गया है। और पूरे AD के अंदर कितने गमले रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो दिखा रहा है इसमें दर्शाया गया है। ओके, चलिए अब कहता है आगे, निहारिका दूसरी पंक्ति में, यह है पहला पंक्ति, यह है दूसरी पंक्ति। ठीक है, कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति कहने का मतलब इस सेकेंड वाला पंक्ति है, इधर होगा x का वैल्यू और ऊपर ऐसे जो होगा ये y का वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो कहता है निहारिका जो एक लड़की है, ये दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति कहने का मतलब x के वैल्यू 2 हो जाएगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब दौड़ते गई और यहाँ पर AD के 1/4 भाग, तो AD आपको पता है 100 है, AD कितना है 100 है, और 100 का 1/4 भाग दौड़ती है, तो 1/4, 100 का 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 भाग दौड़ेगा तो 100 गुना 1/4 काट दीजिए, तब 25 मरतबे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। यानी दूसरा पंक्ति में गया तो x के वैल्यू हो गया 2, x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, तो 2,25 हो गया। ठीक है, ये जहाँ पर भी बिंदु गाड़ी होगी ये कहाँ होगा 2,25 पर। फिर आगे कहता है हरी झंडी गाड़ देती है और वहाँ एक हरी झंडी गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में गई, मतलब x का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। अब यहाँ गई और यहाँ AD के 1/5 भाग के बराबर था। x के वैल्यू तो आपको पता है कि 8 हो जाएगा। y के वैल्यू निकालने के लिए कहता है AD तो यही है y वाला, तो AD 100 है, AD कितने है 100, लेकिन 100 का कितना बटा 1/5 भाग, 1/5 भाग, तो लिखिए यहाँ पर 1 और 5/5 काट दीजिए 20 मरतबे, तो हो जाएगा यहाँ पर 20। तो x के वैल्यू तो यहाँ पर जो जहाँ पर भी बिंदु होगा तो x के वैल्यू हो जाएगा 8 और y के वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 भाग कहने का मतलब 20 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा जो भी बिंदु होगा। दौड़ती है, लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अभी दोनों झंडा की क्या करना है, हमें बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में
बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब बीच में एक रसीम अन्य व्यक्ति है जो नीला झंडा गाड़ना चाहता है। बीच में एक अन्य व्यक्ति है रसीम, बीच में एक अन्य व्यक्ति कौन है, रसीम, जो कौन सी झंडा गाड़ना चाहता है, तो ये चाहता है कि बीच में हम नीला झंडा गाड़ें। तो मान लीजिए यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा और बीच में एक बिंदु पी को मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसी फिगर को जो हम बनाए हैं, और आपको तो पता है यहाँ पर 2,25 आ गया, यहाँ पर 8,20 आया। कैसे आया वो आपको समझ में आ गया इतना। अब चलिए इसी बात को यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हॉल है, क्वेश्चन है 3 नंबर, तो यहाँ पर हॉल कीजिए और यहाँ पर आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ये तो आपको हम वर्बली समझाए हैं। अब चलिए यहाँ पर लिखिएगा, एक रेखा आपको लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझे तो आप क्या समझे, एक रेखा लेना पड़ेगा। तो एक रेखा लीजिए। चलिए हमने एक रेखा ले लिए। ओके, एक रेखा लिया। चलिए एक रेखा ले लिया। इस रेखा के नाम दे देते हैं इधर ए, और एक रेखा इधर नाम दे देते हैं बी। ए और बी एक रेखा हो गया। ओके, ए और बी क्या हो गया, एक रेखा। ठीक है, जिसमें ए नियामक दिया है 2,25। यहाँ पर कितना दिया है, 2 और कॉमा में 25। ओके, 2,25 और बी नियामक दिया है 8,20। 8,20। ओके, कितना दिया है, 8,20 दिया है। चलिए हो गया इतना। उसके बाद कहता है कि बीच में भी एक बिंदु है, बीच में भी एक बिंदु है। तो बीच में एक बिंदु को आप मान लीजिए बीच में P बिंदु होगा। मान लेते हैं बीच में P बिंदु होगा। मानने में क्या जाता है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये है हरी झंडी, ये है लाल झंडी, ये हरी झंडी, ये है लाल झंडी। समझ रहे हैं, पहले हरी झंडी है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हरी झंडी की स्थिति हो गया, या लाल झंडी की स्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे ये है कौन सा बिंदु है, हरी झंडी की स्थिति बिंदु। ये जो है यहाँ पर लिख दें, ए जो है पहले हरी झंडी, ये हरी झंडी की स्थिति बिंदु है। ये लाल बिंदु की स्थिति बिंदु है, लाल झंडी की क्या है, ये स्थिति बिंदु है। और ये बीच में जो है नीला, ये रसीम जो है नीला झंडा बीच में करना चाहता है, तो ये नीला झंडी की स्थिति बिंदु है। नीला झंडा लिखिए, झंडी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नीला झंडा ही लिख दीजिए। और झंडा लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, झंडा लिखिए। यहाँ पर झंडा ही लिख देते हैं, यहाँ पर भी झंडा लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए, झंडा। ओके, झंडा हो गया, इतना पर हो गया। अब क्या करना चाहिए आपको, ध्यान से समझिएगा। यह हरा झंडा हो गया, ये नीला झंडा हो गया, लाल झंडा, क्योंकि निहारिका पहले हरी झंडा को गाड़ती है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में लाल झंडा को गाड़ देती है। तो प्रीत के लिए यह रहा। और 2,25 और 8,20 कैसे है वो भी आपको हम समझाइए दिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अब कह रहा है कि दोनों झंडा के बीच की दूरी पहले निकालिए। तो ठीक है, हम दूरी निकाल लेते हैं। अगर हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, दोनों झंडा के बीच की दूरी हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है पहले x होता है बाद में y, यहाँ पर भी पहले x बाद में y, लेकिन पहले कह रहा है x2, तो ये होगा x1, ये होगा बाद में x2। पहले वाला 1 बाद में वाला 2, सिंपल सी मतलब है। तो ये x1 है, ये x2 है, तो x2 का वैल्यू 8 हो जाएगा, माइनस x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, प्लस से प्लस कर दीजिए। y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 y2 का वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, तब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 8 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा, 6 के स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 36 प्लस 20, 25 में से 20 को घटाइए तो माइनस में 5 बचेगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 25।
माइनस का स्क्वायर प्लस आप 5 के स्क्वायर 25, देखिए 25 में से 20 घटेगा तो -5, तो 5 के स्क्वायर तो 25 होबे करता है, माइनस के स्क्वायर प्लस यानी 25 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा दोनों को तो कितना हो जाएगा √61। 25 और 36 कितना हो जाएगा √61। तो दोनों के बीच की दूरी निकल गया। अब आपको क्या करना है, दूरी निकल गया तो दूरी निकल जाने के बाद कह रहा है यदि रसीम को एक नीला झंडा, मतलब ये नीला झंडा बीच में है तो ये मध्य बिंदु न हो गया, हमने P मान लिया। नीला झंडा जो स्थिति है उसकी स्थिति को क्या मान लिया हमने, बीच में P मान लिया। तो यदि हम P मान लिए, यहाँ पर कितना मान लिए, P मान लिए दोस्त, कितना मान लिए P, तो P जो यहाँ पर आया, ये जो P आया तो मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पर अब आपको निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बोले तो P और बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ओके, ये होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तो फार्मूला होता है, सब जानते हैं। तो x1 का वैल्यू कितना है, देखिए x1 और x2, तो x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 8, तो हो जाएगा 2 + 8। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 8 और बटा कितना 2 कॉमा y1 y2 का देखिए, तो y1 25, y2 20, तो हो जाएगा 25 + 20 कितना हो जाएगा 25 और प्लस कितना हो जाएगा 20 और बटा कितना हो जाएगा 2। ओके, तो हो जाएगा 8 और 2 मिलकर 10, 8 और 2 मिलकर 10 और बटा कितना 2 कॉमा 25 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 बटा कितना हो जाएगा 2। काटिए, 2 से 5 मरतबे कट जाएगा और 2 से 22.5 मरतबे भाग दीजिए। 2 से 45 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंच 10, यानी भाग देंगे 2 से 45 में तो कितना मरतबे कट जाएगा 22.5 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ से आ कितना जाएगा, तो आ जाएगा 5 कॉमा, ये कॉमा है, ये क्या है दोस्त, यहाँ पर कॉमा है, और 22.5। ओके, ये आ गया आपका। तो लिख देंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः जो आया है उसी को लिख देना है, बात खत्म। अतः हरी झंडी या हरी झंडा एवं लाल झंडा, हरा झंडा एवं लाल झंडा के बीच की दूरी बराबर कितना आया है, हरा झंडा और लाल झंडे के बीच की दूरी जो निकाले हैं, मतलब ये हरी है ये लाल है, दोनों के बीच की दूरी अभी निकाले हैं, अभी तक कितना √61। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको √61। कितना लिखना पड़ेगा √61। मात्रक लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मात्रक हो गया। ओके, मात्रक हो गया। अब आपको क्या करना है, नीला झंडा की स्थिति लिख देना है। नीला झंडा की स्थिति कहाँ गाड़ेगा, वो किस बिंदु पर गाड़ेगा, वही बिंदु का नाम लिख देना है। तो मध्य बिंदु हम नीला झंडा की स्थिति है, नीला झंडा क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना नीला झंडा P के लिए। तो नीला मध्य बिंदु कितना निकाल कर 5, 22.5, 5,22.5। ओके, ये हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्त। यही कह रहा था निकालने के लिए, जो कि हो गया बनकर रेडी। ओके, चलिए आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, काम रहे ख़त्म। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर को देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्त, बिंदुओं कह दिया, इसका मतलब एक बिंदु नहीं, दो बिंदु कौन कौन, एगो ये मान लीजिए ए होगा और ये वाला बिंदु है तो इसको मान लीजिए। तो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, जब भी रेखाखंड जोड़ेगा तो जोड़ लीजिए। यहाँ पर आप हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो एक रेखाखंड की बात कहा है, तो एक रेखाखंड हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए एक रेखाखंड, और एक रेखाखंड ले लिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं B। A नियामक दिया गया है, कितना दिया है -3,10, और B नियामक भी दिया गया है 6, -8। 6, कितना हो जाएगा -8
को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, दोनों को अब जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु, कौन सा, इस बिंदु को मान लीजिए P, बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि ये बिंदु होगा, यहाँ पर इस बिंदु P को मान लेते हैं, बिंदु P किस अनुपात में, मान लिया अपना से, बिंदु का तो देवे किया है बिंदु -1,6, बिंदु P जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका नियामक दे दिया है कितना, -1,6 दे दिया है। अब कह रहा है P किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके लिए जो हो जाएगा फार्मूला वह क्या हो जाएगा, मतलब किस अनुपात में, आपको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको कि अनुपात 1, कितना मानना पड़ेगा। जब भी कहेगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है या अनुपात ज्ञात करें, तो यहाँ पर इस P वाले बिंदु पर मानना पड़ेगा के अनुपात 1, मतलब मान लीजिए P जो बिंदु है वह के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के अनुपात 1 के रूप में मानकर ही बनाया जाता है मेरे नियम से। मतलब आप हमारा मानते हैं तो हम ऐसा ही बनाएंगे, और एग्जाम में भी आप ऐसे बनाइएगा, डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर चलिए हमको अनुपात निकालना है, तो आप बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। तो आपको पता है जब भी अनुपात वाला बात आ गया तब विभाजन सूत्र लगेगा। तब बीच में P है, तब P बराबर हो जाएगा क्या फार्मूला, ये के अनुपात 1 आ गया तब विभाजन सूत्र लगना है। तब विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये तब भाई आपका फार्मूला हो गया। अब फार्मूला का यूज कीजिए, बैठाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। P नियामक आपके पास दिया गया है -1 और 6 बराबर m का वैल्यू कितना है आपको पता है, यहाँ वाला m होता है और यहाँ वाला n होता है। तो m का वैल्यू है आपके पास k गुने x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ x1 x2 का वैल्यू है 6 प्लस n का वैल्यू कितना है 1 गुने x1 का वैल्यू कितना है आपके पास, तो x1 का वैल्यू है -3, पहले x1 बाद में x2, y1 y2, तो x1 का वैल्यू हो गया आपके पास -3, तो -3 बटा m प्लस n, तो m का वैल्यू कितना है k प्लस n का वैल्यू कितना है 1, कॉमा m का वैल्यू कितना है k, ओके, y2 का वैल्यू कितना है -8 प्लस n का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है 10 बटा कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा k, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो गया 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको क्या करना है, बनाना है, सिंपल सी मतलब है। आपको पता है पहले x होता है बाद में y, तो यहाँ पर x होगा y, फिर यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y, कॉमा है ना, कॉमा के बाद पहले x बाद में y, फिर भी पहले x बाद में y, तो पहले x होता है बाद में y होता है। तो यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि x x वाला के बराबर y y वाला के बराबर होगा, x x वाला के बराबर y y वाला के बराबर होगा। तो कहेंगे -1 ये x का वैल्यू है, तो -1 किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा ये x x वाला के बराबर होगा। तो 6 से k में गुना करेंगे 6 के, प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस कितना 3, और बटा कितना हो जाएगा k प्लस 1, कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा। अब देखिए y y वाला के बराबर, तो इधर वाला ये देखिए ये भी y का वैल्यू ये भी y के वैल्यू, तब x और x वाला तो बराबर हो गया। अब y और y वाला बराबर करना है, कॉमा के उस साइड, यहाँ पर भी कॉमा के उस साइड। तो कहेंगे ये 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा, -8 से k में गुना करेंगे तब -8k हो जाएगा, और प्लस 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, k प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल सी मतलब है, आप बना सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 6k - 3 से 1 में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6k - 3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6k और माइनस कितना 3, और बराबर कितना हो जाएगा k से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k से -1 में गुना करेंगे तब -k, और प्लस से माइनस में गुना करेंगे तब माइनस, और x 1 में गुना करेंगे 1,
बटा में 1 मान लिया था हमसे, सिंपल सी मतलब है, बटा में 1 होगा तो उतना ही होगा 6 के -3, कॉमा तो कॉमा। अब आपको क्या करना है, इसके बटा में कुछ नहीं था 1 मान लेना है, तो -8 के प्लस 10 से 1 में गुना होगा तो होगा -8 के और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, इतना तो समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पर बराबर के से 6 में गुना होगा तो 6 के होगा, प्लस तो प्लस 1 से 6 में गुना होगा तो 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सी मतलब है। अब क्या करना है यहाँ से कि 6 के तो 6 के, उधर माइनस में के इधर आएगा तो प्लस में के हो जाएगा, बराबर वहाँ माइनस में 1 तो माइनस में 1, इधर माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, कॉमा -8 के इधर उधर जाता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, सिंपल सी मतलब, -8 के उधर प्लस में 6 के इधर आएगा तो माइनस में 6 के हो जाएगा, बराबर 6 तो 6, बराबर 6 तो 6, और यहाँ प्लस में 10 उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे 6 गो के और 1 गो के मिलकर हो जाएगा 7 गो के, बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा। देखिए 3 में से प्लस माइनस तो घटता है, 3 में से 1 घटाइए 2, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है तो प्लस है तो प्लस में रहेगा, कॉमा यहाँ से आप यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस, माइनस में तो दोनों जुटेगा 8 6 14, माइनस में 8 6 14 के, बराबर घटा लेंगे 10 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा 4 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया और 2 से 7 मरतबे ये कट गया और 2 से 2 मरतबे ये कट गया, ओके ये कट गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ से के बराबर 2 बराबर 2 है तो 2 आई कहाँ आएगा, बटा में 7 आएगा, ओके, कॉमा यहाँ से भी क्या आ जाएगा, के बराबर 2 है तो 2 है तो 2 और ये वाला 7 कहाँ आ जाएगा, बटा में। तो आपको पता है आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हो जाएगा के का वैल्यू कितना आया है 2/7, तो अनुपात कहने का मतलब है 2 है तो 2, बटा कहने का मतलब है अनुपात, बटा कहने का क्या मतलब है अनुपात, कितना 2/7, दोनों का वैल्यू समान आया है तो हम लिख देंगे अतः बिंदु P AB को 2/7 में विभाजित करती है। कौन सी, अंतः लिख दीजिए, अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिएगा बिंदु P के का तो वैल्यू आ गया ना, वही जो है के का वैल्यू है वही, तो देख लीजिए बिंदु P बीच में था ना, तो बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो 2/7 के अनुपात में जो के का वैल्यू आया है वही, बात रहे ख़त्म। तो यहाँ पर जो है अंतः विभाजित कहने का मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए अंदर में ना है, ए और बी के बीच में है, इसलिए अंतः विभाजित, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अंतः विभाजित करती है, ये आपका क्या है दोस्त, आंसर है, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चंस के, चलिए अब इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्या कहता है क्वेश्चंस, 5वां नंबर क्वेश्चंस, वह अनुपात ज्ञात करें, यानी अनुपात कहता है तो आपको के अनुपात 1 मानना ही पड़ेगा, मतलब अनुपात ज्ञात करना है पहली बात, जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, जब भी मिलाने वाला रेखाखंड की बात कहा है तो एक आप रेखाखंड यहाँ पर हल कीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर हल कीजिए, हल लिखिए, हल, ठीक है, हल लिख दिए और एक रेखाखंड लीजिए, एक रेखा ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर एक रेखा ले लिया गया, ठीक है, एक रेखा ले लिया गया, तो इस रेखा ले लिया गया, तो यहाँ पर बिंदु एगो ए है और एक बिंदु बी है, तो बिंदु ए है, ए का निर्देशांक दिया है कितना 1,-5, 1,-5, बी है, बी का निर्देशांक दिया है -4,5,
को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, हमने बताया था x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, 0 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। तो क्वेश्चन कहा है x अक्ष से, जब भी x अक्ष के बात कहेगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा, बीच में मतलब कह रहा है ना मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो बीच में कोई ऐसा बिंदु मान लीजिए P होगा जो किससे विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो x, 0 मान लेंगे, x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालिए, मतलब P के निर्देशांक निकालना है आपको, साथ साथ K अनुपात 1 मतलब अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया प्रिय दोस्त, आपको बता दे कि इसको मान लिया K अनुपात 1, मान लिया K अनुपात 1, ओके। K अनुपात 1 मान लिया है। तो आप कहेंगे K अनुपात जैसे ही 1 मान लिया तो अब विभाजन सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र लगा दीजिए। इट्स वेरी सिंपल, जब भी अनुपात वाला बात आएगा तब विभाजन सूत्र लगेगा। तब बीच में कौन सा बिंदु है, तो कहेंगे बीच में बिंदु है P। बीच में कौन सा बिंदु है, तो बीच में है बिंदु P। तो P बराबर फार्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये रहा आपके पास जो है फार्मूला रहा। ये तो फार्मूला होता है विभाजन सूत्र। तब p का वैल्यू आपके पास कितना है, तो p के वैल्यू है x, 0, तो रख लीजिए x, 0। m का वैल्यू कितना, ये m होता है अनुपात, ये n होता है। ठीक है, तो m का वैल्यू है k, तो k गुने x2 का वैल्यू, ये x1 है, x2 का वैल्यू है कितना है, -4, तो -4 और प्लस n का वैल्यू कितना है 1 गुने x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू कितना है 1 और बटा m प्लस n मतलब हो जाएगा k प्लस 1, मतलब m का वैल्यू k और n का वैल्यू n का वैल्यू कितना 1, तो 1 लिख दिया और कॉमा तो कॉमा। m का वैल्यू कितना है यहाँ पर, m का वैल्यू k है तो k और गुने m का वैल्यू कितना है यहाँ पर k, तो k गुने y2 का वैल्यू कितना है, ये y1, y2 का वैल्यू 5 है तो 5 और प्लस n का वैल्यू कितना है 1 है ना, n के जगह पर 1 गुने और y1 का वैल्यू कितना है -5 और बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n मतलब k प्लस 1, k प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, k प्लस 1 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से आप क्या छांटिएगा कि x वाला के बराबर, देखिए ये x का वैल्यू है ना, ये भी x है, तो इधर पहले x होता है बाद में y होता है, यहाँ पर भी पहले x बाद में y, तो कहेंगे x के वाला के बराबर y वाला के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से आप कह देंगे, क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, यानी ये जो x है ये किसके बराबर होगा, -4 से k में गुना करेंगे तो -4k कितना हो जाएगा, -4k और यहाँ प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे 1 बटा k से k प्लस 1 है तो k प्लस 1 कॉमा। अब आपको y वाला के बराबर होता है, ये तो ये 0 जो है, ये जो 0 है ये किसके बराबर होगा, 5 से k में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5k और प्लस से माइनस में गुना करेंगे -5 इकाई 5 और बटा कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से आपको मान लेना है इसको समीकरण फर्स्ट। मान लीजिए कि x बराबर -4k प्लस 1 और बटा k प्लस 1 है, तो इसको मान लेना है आपको समीकरण फर्स्ट कॉमा में। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 5k माइनस 5 से 1 में गुना होगा तो कितना होगा, 5k माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 से 0 में गुना होगा तो 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसे गुना होता है। ठीक है, तो k प्लस 1 से 0 में गुना होगा तो बराबर 0। पहले क्या किए गुना, 5k माइनस 5 से बटा में 1 से गुना किए, बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, सिंपल सी मतलब है। ओके, तो इस बात को आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे, हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे तब 5 से कट जाएगा, हो जाएगा 5k बराबर, इधर माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5, कहेंगे 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया कितना मरतबे, 1 मरतबे, तो k बराबर आ गया यहाँ से 1, k बराबर कितना आ गया दोस्त, यहाँ से 1 आ गया। तो अब x का वैल्यू भी निकालना है आपको, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण फर्स्ट में x k बराबर कितना पर
तो k बराबर 1 पर, क्योंकि 1 पर कहने का मतलब है कि k का वैल्यू तो आ गया है 1 पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है कितना, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट है आपके पास x बराबर कितना है, तो यहाँ पर है -4k + 1 और बटा में कितना है k + 1। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, तो यहाँ से आप कहेंगे कि k का वैल्यू x बराबर हो जाएगा -4 और k के जगह पर कितना हो जाएगा 1 और प्लस कितना हो जाएगा 1 और बटा में कितना हो जाएगा k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू आपको 1 रखना है तो 1 और प्लस कितना 1, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -4 से 1 में गुना करेंगे तब -4 और प्लस 1 और बटा कितना 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -4 में से 1 घटाएंगे तब -3 और बटा कितना हो जाएगा 2, -4 में से 1 घटेगा तो -3, सिंपल सी मतलब है। तो हो गया यहाँ पर -3/2। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा था एक k का वैल्यू 1 आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः बिंदु P जो है, कौन सा बिंदु P AB को 1:1 में, 1:1 क्यों लिखे हैं, 1:1 में क्यों लिखे 1:1, देखिए यहाँ पर k का वैल्यू आया है 1, तो इसके बटा में 1 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम, मतलब k बराबर आपके पास 1 है तो बटा में 1 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 1 है तो 1 का बटा के मतलब है अनुपात, फिर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया k का वैल्यू जब 1 आया है तो इसको हम 1:1 लिख सकते हैं। तो हमने कहा बिंदु P AB को 1:1 में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। कौन सा विभाजित करती है, तो आप कहेंगे अंतः विभाजित करती है। और साथ साथ कह रहा था P निर्देशांक, तब P का वैल्यू कितना आ गया, P निर्देशांक मतलब P नियामक, P निर्देशांक, ये निर्देशांक ऐसा ही दर्शाते हैं निर्देशांक को, तब P नियामक आया कितना, तो x, 0 था, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पर सबसे पहले अतः बिंदु P AB को 1:1 में अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजित कर लिया। यहाँ पर देखिए k का वैल्यू, तो k के जगह पर 1 आ गया तो कहेंगे 1:1, मतलब k का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा 1 कितना 1 हो जाएगा, तो वो 1 आ गया, ठीक है। 1:1 में बिंदु P जो है AB को 1:1 में विभाजित किया, ठीक है। और साथ साथ P नियामक x का वैल्यू कितना आ गया है -3/2 और 0, तो यहाँ आप कह सकते हैं x का वैल्यू आ गया, तो x, 0 मतलब x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है आपके पास -3/2, तो लिख सकते हैं यहाँ पर x के जगह पर कितना -3/2 और कॉमा क्या था 0, ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये है क्या हो गया दोस्त, ये आपके पास क्या हो गया, तो ये हो गया आंसर। अब आंसर लिख देंगे, काम रहे 35, ओके। तो ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है, ये बनकर हो गया रेडी। इस क्वेश्चंस को अपने से जो है आप बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद।